नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अतीक के दफ्तर जिला के जयरामपुर से 5 लोगों को गिरफ्तार किए जो अतीक अहमद के बहुत करीबी माने जाते थे। ये आपको बता दें, जैसे पहला जो मोहम्मद जयंतीपुर का रहने वाला था, नियाज अहमद हत्याकांड से पहले रेकी कर रहा था, तो वहीं सजद जो उमेश पाल की लोकेशन दे रहा था। अरशद कटरा भी हत्याकांड में साजिश में शामिल था। और कैश जो अतीक अहमद का ड्राइवर था। ये पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पिछले 16 सालों से अतीक के लिए ये काम कर रहे थे। तो जो ये 5 गिरफ्तार हुए उनकी निशानदेही पे कल अतीक अहमद के दफ्तर चकिया स्थित दफ्तर में पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश फुलरी भारी फोर्स के साथ वहां पे छापेमारी की। दफ्तर में छापेमारी के दौरान 74 लाख रुपए बरामद किए गए, 5 पिस्टल, 5 तमंचा भी बरामद किया गया। तो वहीं पे ये 6 मोबाइल भी अलग से बरामद की गई। जिस तरीके से छापेमारी की गई तो वहां पे 200 और 500 की नोटों की गड्डी जो थी वो बरामद की गई और नोट गिनने की जो 2 मशीन थी वो चकिया स्थित दफ्तर से बरामद किया गया। ये पुलिस के लिए बड़ी ही उपलब्धि की है, जिसको लेकर प्रयागराज एसपी रमेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अब पुलिस के लिए ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस अपने कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है प्रीति जी की आखिरकार इन 5 जो लोकेशन देने वाले थे, जो अतीक के ड्राइवर थे, जो वर्क कर रहे थे, जो रेकी कर रहे थे पहले से उमेश पाल हत्याकांड के लिए, तो अब पुलिस कितनी जल्द उन 5 हमलावरों तक पहुंचे हैं। जो 5 हमलावर फरार है, जो सीसीटीवी फुटेज में उनको चिन्हित किया गया था, उनकी इनाम की राशि 5 लाख बढ़ा के कर दी गई है। अब कितनी जल्द पुलिस पहुंच पाती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चूंकि देखिए कार्रवाई दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो मुख्य शूटर थे और इस हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे, फिलहाल वे अभी फरार हैं। साथ ही पुलिस को कई तमाम निशानदेही भी मिल रही है, जिसके आधार पर पुलिस गिरफ्तारी भी अपनी कर रही है। तकरीबन और कितना समय लग सकता है संजय? चूंकि देखिए एक बड़ी कार्रवाई है और अतीक अहमद का एक बड़ा साम्राज्य है जिस पर एक एक कर पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अतीक का साम्राज्य तो बड़ा है ही और उस पे पुलिस हर एक तरीके से हर एक एंगल पे जांच कर रही है, दबिश दे रही है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सांस लेने की पुलिस के लिए बात है। कल ये जो सर्च ऑपरेशन किया गया पुलिस की तरफ से, स्पेशल टीम की तरफ से, तो ऐसी चीजें बरामद हुई। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। अब इन लोगों से कितना सुराग मिलता है, कितना पुख्ता सबूत मिलता है कि हमलावरों तक पहुंचने के लिए। जिस तरीके से 2 लोगों की निशानदेही पे बताया गया कि अतीक अहमद के चकिया दफ्तर में यहाँ पे नोटों की गड्डी, जो ये आशंका जताई जा रही है पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा की तरफ से कि जो नोटों की गड्डी रखी थी, इस मामले में संलिप्त ईटान बिरयानी के जो मालिक नफीस थे उनका ये पैसा रखा हुआ। तो ये आशंकाएं हैं कि कहीं न कहीं नफीस अहमद इसमें फाइनेंस का काम करता था। तो वहीं पे निशानदेही पे 9mm की पिस्टल, जो एक से एक पिस्टल बरामद हुई थी, ये शंकाएं जताई जा रही कि यहाँ चकिया से जो भी उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रची गई थी तो यही दफ्तर से थी। तो जब ऐसे इतने बड़े मामले खुलासे हुए, पुलिस कमिश्नर ने खुद जाकर के वहां पे छापेमारी करवाई, उसकी गाइडिंग की। तो अब ये सांस लेने के लिए तो कुछ राहत की है पुलिस के लिए कि पुलिस ने एक वर्कआउट किया। लेकिन अब पुलिस के लिए ये चुनौती बना हुआ है कि आखिरकार पुलिस, वहां प्रशासन हर एक आरोपियों पे 5 जो आरोपी थे हमलावर, उन पे 5 लाख का इनाम राशि घोषित कर दी गई। पहले 50,000, फिर 2.5 लाख, अब 5 लाख की रकम घोषित की गई और कई टीमें इसमें दबिश दी जा रही है। हर एक तरीके से प्रतिदिन एक एंगल पे अगर जांच कर रही है पुलिस तो नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमलावरों तक पुलिस अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। ये कुछ सांस लेने की बात है, लेकिन अब इनसे हमलावरों तक कितनी जल्द पुलिस पहुंच पाती है ये बड़ा सवाल पुलिस के लिए बना हुआ। क्योंकि अब निगाहें लोगों की और ज्यादा टिकती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार जिस तरीके से पुलिस दबिश दी और इतना सर्च ऑपरेशन में यहाँ से इतनी चीजें बरामद हुई, नोट हो या असलहे हो या मशीन हो नोट गिनने के, हर एक तरीके से कागजात वहां से मिले हो, तो ये मिलने के बाद और जब 5 लोगों को जो उनके खास करीबी माने जा रहे हैं कि इस हत्याकांड में साजिश के तहत एक रेकी कर रहा है, तो एक मोबाइल से उमेश पाल की लोकेशन दे रहा है, तो अब इसके दौरान वो कहाँ होंगे, किस तरीके से क्या ठिकाना था, कहीं ना कहीं पुलिस को जरूर जानकारी मिलेगी। पुलिस कितनी जल्द उन हमलावरों तक पहुंचती है
ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए बना होगा। देखना ये होगा कि आखिरकार रमेश शर्मा इतनी बड़ी उपलब्धि लेने के बाद कितनी जल्द संजय। अपनी टीम के साथ हमलावरों को गिरफ्तार करते हैं। चलिए, शुक्रिया संजय आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी है। कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। 2 दिन तेज हवा के साथ बारिश है। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी है। आपको बताते कि बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल अभी राहत की बात नहीं कही गई है। तेज हवा के साथ अगले 2 दिनों तक बारिश होने की फिर से संभावनाएं हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो रही है, तो कई जगहों पर तेज बारिश भी दिख रही है। हालांकि बारिश के कारण लोगों को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल कोई राहत भरी खबर नहीं दी गई है। मौसम विभाग की तरफ से तूफान की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के मौसम में लगातार 2-3 दिनों से काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। कई जगहों पर बारिश हो रही है, कई जगहों पर तेज़ हवाएं चल रही है, तो कहीं ओलावृष्टि भी हो रही है। तो प्रदेश के मौसम में पिछले 2-3 दिनों से उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और इसी पर मौसम विभाग की तरफ से भी फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं दी गई है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है और भारी बारिश को भी लेकर चेतावनी जारी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल अभी कोई राहत भरी खबर नहीं दी गई है और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तूफान भी आ सकता है और भारी बारिश भी हो सकती है। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि बांदा में भी बीते 2-3 दिनों से बेमौसम बारिश की वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों की अगर बात करें तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है। जिस तरह कालिंगर थाना क्षेत्र के इथौली गांव में एक किसान अपनी फसल को लेकर के जो है वो खेत पर जाता है और उसी दौरान जो है ताबड़तोड़ बारिश हो जाती है और बारिश के साथ में ओले भी गिरते हैं। हालांकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्राइम न्यूज ने जाकर के ग्राउंड जीरो पर जब देखा तो उसकी पूरी फसल बर्बाद थी। हालांकि मौके पर जाकर के जब मैंने देखा, वहां से जिलाधिकारी दीपा रंजन को फोन पर जानकारी दी तो उन्होंने तहसीलदार और लेखपाल को भेज करके उनके नुकसान की भरपाई करने का वादा तो किया है, लेकिन जिले में इस तरह के सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। प्रीति, बिल्कुल, चूंकि देखिए आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, किसानों को भी परेशानी हो रही है और लगातार हो रही बारिश के कारण जाहिर सी बात है उनकी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में तकरीबन अगर उनके फसलों का आकलन किया गया होगा, तकरीबन कितना प्रतिशत उन्हें नुकसान हुआ है, इसे लेकर कुछ जानकारी? अगर जिले की बात करें तो बांदा जिलाधिकारी दीपा रंजन ने 13 टीमों का गठन किया है और सभी ब्लॉकों में जाकर के उनके नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। अभी तक जो है पूरा रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन अभी भी बारिश की संभावनाएं तो बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने भी बीते 4 दिन पहले पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को आगाह किया था कि भारी बारिश के साथ में तूफान भी आ सकता है, लेकिन अभी केवल किसानों के घरों में सिर्फ 25 से 30% अनाज घर में पहुंचा है, जबकि 70% अनाज अभी भी खेतों में है। चाहे वो गेहूं की बात कर ले या चना, मसूर या मटर की बात कर ले। हालांकि इस समय ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मटर और गेहूं और सरसों की फसल को हुआ है, जबकि गेहूं की जो फसल है वो काफी कुछ बची हुई है, लेकिन जो ये 3 फसलें हैं ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और इसके आकलन के लिए जो है जिलाधिकारी ने जो टीमें गठित की है उसका जो आज शाम तक रिजल्ट आएगा कि कितने किसान इससे प्रभावित है। चलिए, ठीक है अरविंद, आप बने रहे, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। साथ ही संवाददाता हमारे साथ राहुल यादव भी जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, किसानों को भी और आम लोगों को भी परेशानी हो रही है फिलहाल, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कोई राहत भरी खबर अभी नहीं दी गई है। देखें प्रीति जी, इस तरीके से जौनपुर समेत पूर्वांचल में कल रात में जिस तरीके से तेज आंधी और बारिश के बाद
किसानों की कमर तोड़ दी है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें हैं बिल्कुल। जो कि जौनपुर ये काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जो कह सकते हैं वाराणसी और जौनपुर का मार्ग जो जोड़ने वाला एक मार्ग है, जिसे जलालपुर मार्ग कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश और बारिश के साथ आंधी और आंधी के साथ ओलावृष्टि ने कहीं न कहीं किसानों की कमर तोड़ दी है। फिलहाल हमारे साथ गाँव के ही लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या दिक्कतें हैं जिस तरीके से आंधी बहाने? एक भीषण प्राकृतिक आपदा है जिससे काफी किसानों का नुकसान हुआ। काफी फसलें भी नष्ट हो गई, गिर गई हैं और पेड़ पौधे भी गिर गए हैं, जिससे तो बहुत बड़ा नुकसान है। प्रदेश शासन को चाहिए कि जो किसानों को क्षति हुई है उसके प्रति पूर्ति। क्या क्या नुकसान हुआ है जिस तरीके? गेहूं की फसलें तो एकदम पूर्णतया समझ लीजिए कि एकदम भी नष्ट हो गई है, क्योंकि ओला रात को पड़ा। आंधी का ये गति से था कि जब पेड़ गिर गए तो फसल गेहूं की गिरने में क्या गेहूं की फसल पूरी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ सरसों की फसल थी जो कटी नहीं थी, वो गिर गई, इससे काफी नुकसान हुआ। कुछ लोगों का मकान गिर गया, जमीन दोज हो गया, इससे काफी नुकसान हुआ। हम आपसे बात करते हैं, हमारे साथ और भी लोग। क्या दिक्कत हुआ कल बारिश का? सर दिक्कत ये हुआ कि इतना कितना जो है कि जो कि लंबा जो कि तूफान था, जो है कि बहुत से पेड़ गिर गए और किसानों की फसल भी जो कि एकदम सब गिर के नष्ट हो चुका है। और इसके बाद जो है सरकार से हमारी यही जो कि अपील और गुजारिश है कि जो है किसानों के लिए जो है इसका जो है मुआवजा के लिए जो कि व्यवस्था को जो कि किया जाए। नहीं जो कि किसान जो है कि वो दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं, वो क्या खाएंगे, क्या जो कि जिएंगे, और ऐसी बहुत सी ऐसी नुकसाने हुआ है जो है। बस यही हम जो कि कहना चाह रहे हैं सरकार से जो है। जिस तरीके से कृषि आपको बता दें, क्योंकि आंधी और बारिश और ओलावृष्टि के बाद जिस तरीके से बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, तमाम गांव में जौनपुर के सैकड़ों गांव में तमाम खंभे टूटे हुए हैं, सड़कों के पेड़ गिरे हैं और किसानों की जो फसल थी, खड़ी फसल, जिस तरीके से पूर्वांचल में ज्यादातर गेहूं की खेती होती है और गेहूं की खेती पूरी तरीके से जमी जोद हो गई है। तमाम मकान गिर गए हैं, तमाम रास्ते। हम पहले तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से ये स्कूली बस है जिसमें छात्र आ रहे हैं, जो बच्चे हैं, इसमें देखिए किस तरीके से आने जाने के लिए काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पे पेड़ गिरे हैं और खेतों में किसानों की फसल गिरी है। तो कहीं न कहीं एक तरफ जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को ये निर्देश दिया था कि जिस तरीके से ओलावृष्टि बारिश जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके शासन तक भेजा जाए। तकरीबन कितना नुकसान राहुल किसानों को हुआ है? चूंकि देखिए सरकार की तरफ से 33% के नुकसान के बाद ही मुआवजा की बात कही गई है, तो कितना नुकसान वहां के किसानों की फसलों को हुआ है? देखिए प्रीति, जिस तरीके से जौनपुर के किसानों की बात करें, तमाम जितने भी ये कह सकते हैं कि जो गेहूं की फसल थी, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी गेहूं की फसल नहीं जो खड़ी फसल हो। जिस तरीके से लगातार बारिश और आंधी, उसके ऊपर से ओलावृष्टि, पूरी तरीके से जो किसानों की खेती थी वह ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि किसान जो पिछले कई महीनों से लगातार गेहूं की आस लगा रहे थे, एक तरफ जिस तरीके से गेहूं काट के अपने घर पर लेके आएंगे, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट हो चुके। भले ही सरकार ने 35% का दावा किया है, लेकिन हकीकत ये है प्रीति, जमीनी हकीकत ये है, तकरीबन 70 से 90% जो फसल है गेहूं की वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। प्रीति, बिल्कुल राहुल, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद देखिए, अब चूंकि मौसम विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में तूफान आ सकता है और साथ ही बारिश भी, भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में क्या सावधानियां उनकी तरफ से बरतने के लिए कहा गया है? अरविंद, जिलाधिकारी दीपा रंजन ने कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से बात की है देर शाम, और उन्होंने आज एक सुबह एडवाइजरी जारी किया है कि किसान जो है जल्द से जल्द खेतों से अपनी फसल को जो है अपने घर ले जाए। लेकिन समस्या यही आती है कि फसल अभी गीली है, वहाँ गीलापन ज्यादा है। अगर अभी इस दौरान फसल को काटेंगे तो काफी नुकसान होगा। वैसे भी उनकी नुकसान की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। अगर जिले के पूरे किसानों की बात की जाए तो लगभग 50% जो है किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें मुख्य फसल चना, सरसों और मटर बताई जा रही है। हालांकि जो गेहूं की फसल बताई गई है वो गेहूं की फसल थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन ये तीनों फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाने से बांदा के एक किसान ने सुसाइड तक कर लिया है। प्रीति, देर रात ये बात सामने आई है कि बांदा से जो फसल की बर्बादी को देख करके किसान ने जहरीला पदार्थ खाया और उसकी हालत बिगड़ने पर उसे देर रात ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि कई ऐसे किसान हैं, आज पूरे दिन भर की खबर शाम को पता चलेगी कि कितने किसान आहत हुए हैं और कितने को हार्ट अटैक आया है। सदमे से वो अस्पतालों में भर्ती है।
पूरे साल भर की फसल है और किसान बिल्कुल। इंतजार करता है कि साल के बाद हमारे घर में खुशहाली आएगी, लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों की पीठ पर लाठी मारी है। बेटी बिल्कुल अरविंद, देखिए चूंकि भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई, तो क्या बांदा में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली? हालांकि अगर जल भराव की बात करें तो इतनी तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन ये बारिश इतना फसलों के लिए नुकसान करने के लिए पर्याप्त था। अगर 4-6 घंटे बारिश लगातार होती तो कह सकते थे कि किसान पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता, लेकिन अभी भी किसानों को राहत है कि अगर अब बारिश नहीं होती है, धूप निकल आती है। हालांकि आज सुबह तो हल्की सी धूप देखी जा सकती है, मेरे पीछे भी हल्की सी धूप दिख रही है, तो उससे किसानों को थोड़ी सी राहत हो सकती है। लेकिन अगर इंद्रदेव ने अपने तेवर फिर बदल दिए तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और जिला प्रशासन ठीक है। तो नुकसान के आंकड़े पर लगा ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका भी, राहुल आपका भी, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो वहीं नोएडा में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। आपको बता दें कि पंकज, देर रात दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, बेशक फिर कल देर रात माफी 10:30 बजे के आसपास तेज भूकंप के झटके और महसूस किए गए, क्योंकि जनवरी से तीसरा भूकंप का झटका है और करीबन 44 सेकंड तक इसे महसूस किया गया और करीबन 6.6 जो रिएक्टर स्केल है वो मापा गया है, जिसका केंद्र था अफगानिस्तान के हिंदू कुछ क्षेत्र को पाया जा रहा है। और इस भूकंप से कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन हाँ, लोग जरूर परेशान और डरे हुए थे, जिस तरह से 44 सेकंड तक जो भूकंप के झटके महसूस कर रहे थे। बिल्कुल, चूंकि देखिए पिछले कुछ समय से भूकंप के झटके काफी ज्यादा बार महसूस किए गए हैं और साथ ही उत्तर भारत में हर 10 या 12 दिन के अंतराल के बाद भूकंप के झटके महसूस किए जाते। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर का माहौल और भी ज्यादा हो गया है। बिल्कुल, बेशक जिस तरह से जो भूकंप झटके हैं वो करीबन 44 सेकंड से जो महसूस किए गए, वो कहीं डर जरूर बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके बाद तमाम लोग डरे हुए थे, घर से बाहर निकले, सब खुले आसमान गार्डन की ओर भागे और करीबन कल जो अफरा तफरी जो माहौल था वो बना हुआ था। लेकिन गनीमत ये रही कि इस भूकंप के झटकों से भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक सकरपुर के पास एक जो जर्जर बिल्डिंग थी पुरानी, वो थोड़ा टूट गई है। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों ने बताया कि वो एक भूकंप की वजह से नहीं, तो पहले से ही बिल्डिंग में थी। तो ये ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई, इसके अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो भूकंप की तीव्रता थी वो तेज थी। चलिए ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि 6.6 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।